सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। कल हमारी पॉलिटी की फर्स्ट क्लास ही आज सेकंड क्लास है। कल की क्लास में हमने जो कि पॉलिटी के बारे में कुछ बेसिक्स देखे थे, बेसिक्स में भी हमने कुछ राज्य की परिभाषा वगैरह देखी थी कि इसके कितने गुण वगैरह होते हैं। तो एक बार फटाफट से महज ही 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि राज्य के 4 तत्व होते हैं, कौन कौन से। पहला है जो कि निश्चित भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार होनी चाहिए, उस वो भी संप्रभु होनी चाहिए। ये तो देखो राज्य के प्रमुख 4 तत्व होने चाहिए। लेकिन जो कि अर्थशास्त्र के जनक है कौटिल्य ने अपना जो कि सिद्धांत है वो राज्य के संदर्भ में 7 सिद्धांत है, यानी कि सप्तांग सिद्धांत है। उनके अनुसार है जो कि राज्य के 7 अंग होते हैं, कौन कौन से। निश्चित भूभाग होना चाहिए, उसमें है दुर्ग होना चाहिए, दुर्ग में राजा होना चाहिए, राजा के पास है जो कि धन होना चाहिए, राजकोष होना चाहिए। उनके पास है जो कि सेना होनी चाहिए, मित्र जो कि मंत्री होना चाहिए और एक मित्र होना चाहिए। ये देखा था हमने कुछ। और कल हमने देखा था कि भाई राज्य के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। जैसे कि पहला की हमने देखा था कि राज्य का देवीय सिद्धांत, इसके अनुसार राजा है वो देवताओं का प्रतिनिधि होता है। फिर हमने देखा था कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ये है जो कि जॉन लॉक व होब्स ने दिया था। ये बातें भी हमने देख ली थी। फिर हमने तीसरे वाला देखा था शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में हमने सबसे पहले राजतंत्र का देखा था, फिर हमने लोकतंत्र का देखा था। लोकतंत्र को हमने 3 भागों में बांटा था, कौन कौन से। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका या जो कि विधायिका, इसको हमने 2 भागों में बांटा, कौन कौन से। एक संसद है, एक जो कि राज्य वाली सरकार है। संसद को 2 भागों में बांटा, लोकसभा, राज्यसभा। और राज्य को भी 2 भागों में बांटा, एक विधान मंडल और एक विधान परिषद। विधान परिषद है वो कोई कोई राज्य में होते हैं, जैसे कि यूपी वगैरह में इसमें होती है, और विधान मंडल है वो हर एक प्रत्येक राज्य में होती है। फिर हम देख रहे थे कि कार्यपालिका, कार्यपालिका को भी हमने 2 भागों में बांटा था। एक होता है जो कि स्थायी नौकरशाही, एक होता है अस्थायी जो कि मंत्रिपरिषद। इसको भी हमने देखा था कि भाई स्थायी नौकरशाही में कौन आते हैं, आईएएस आरएस आते हैं, वो सब के सब स्थायी नौकरशाही में आते हैं। और हम देख रहे थे फिर अस्थायी मंत्रिपरिषद में जैसे कि राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कोई जीत जाए तो वापस कुर्सी पर बैठ जाता है, नहीं भाई जो कि नेक्स्ट वाले आ जाते हैं। फिर हम देखें कि न्यायपालिका के संदर्भ में हमने देखा था कि इसको हमने 2 भागों में बांटा था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो कि ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट के नीचे आता है हाई कोर्ट। ये बातें हमने सब देख ली। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमने कल ये भी देखा था कि भारत में है जो कि दोहरी कार्यपालिका है, दोहरी विधायिका। मैं आपको एक बार थोड़ा सा डायग्राम बना के देती हूँ कि कैसा है भाई। देखो भाई ये हमारे पूरा का पूरा है जो कि क्या है, ये मान लो हमारी विधायिका है। विधायिका के अंदर कौन आता है, विधायिका के अंदर आता है जो कि कार्यपालिका। ये बातें यानी कि हमारे भारत में है एकदम पूरा है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत नहीं है। हम एकदम स्वतंत्र शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते भाई, देखो ये है विधायिका, ये कौन सी है, कार्यपालिका। न्यायपालिका, न्यायपालिका स्वतंत्र है भाई, यहाँ पे है न्यायपालिका। यानी कि हमारे भारत में जो कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि विधायिका के अंडर में आती है कार्यपालिका। ये बातें थोड़ी सी याद रखना। फिर हम और बात करेंगे कैसी है भारत में। तो ब्रिटेन में कैसी है, ब्रिटेन में अगर मैं आपको बताऊं कि ब्रिटेन में कैसी है, ये मान लो सारी की सारी विधायिका है, व्यवस्थापिका है, इसके अंदर ही आ जाते हैं। ये है विधायिका है, ये कौन है, यह है भाई न्यायपालिका। न्यायपालिका ये कार्यपालिका। इस प्रकार यानी विधायिका के अंडर में आ जाता है। यहाँ भी भाई ब्रिटेन में भी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू नहीं है। तो भाई विश्व में कहीं ना कहीं होगा, किसी न किसी देश में होगा, ऑफकोर्स है। किसमें, यूएसए में। यूएसए में भाई कार्यपालिका अलग, विधायिका अलग, न्यायपालिका अलग, तीनों ही अलग अलग है यूएसए में। ये मान लो आपकी विधायिका है, ये कार्यपालिका है, ये न्यायपालिका, तीनों अलग अलग है इसमें। ये बातें थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। ये यूएसए में, ये ब्रिटेन में, ये भारत में। यानी कि भारत में भी जो कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत एकदम से नहीं है, क्योंकि इसमें विधायिका है कार्यपालिका के अंडर में आती है। इसके अंदर न्यायपालिका अलग है। ब्रिटेन में विधायिका के अंडर में दोनों आ जाते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका। यूएसए में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, तीनों अलग अलग है। ये बातें आप थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। अब हम आते हैं थोड़ा सा और आगे, मतलब कि अब हम ये देखेंगे कि भारत में है, अब हमने राज्य वगैरह की बात तो कर ली, अब हम देखेंगे कि भारत में है संविधान है वो कैसे बना।
इसकी डिमांड है वो किस किसने की, किसने नहीं की, वो बातें थोड़ी सी देख लेते हैं। ये हमारा हो गया, कल वाला रिवाइज भी कर लिया। तो आ जाते हैं भाई थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे आए। तो सबसे पहले देखिए कि भाई जो कि संविधान सभा की सबसे पहले डिमांड है वो किसने की थी, संविधान सभा की डिमांड है सबसे पहले किसने की थी, तो देखते हैं। संविधान सभा की डिमांड यानी संविधान सभा की मांग देखते हैं। सबसे पहले इसका नाम संविधान सभा तो नहीं था, ऐसे समझ लो कि उत्तरदायी शासन की स्थापना जो ऐसे वगैरह था, पहले इसका नाम संविधान सभा नहीं था। फिर है सबसे पहले 1895 एक बंदा था जिसका नाम था बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। तिलक ने है सबसे पहले संविधान सभा की मांग की कि हमें भाई एक ऐसा संविधान चाहिए जिसमें ऐसा हमें एक संविधान चाहिए जिसमें हम लोकतंत्र को स्थापित कर सके। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। फिर हम और देखें कि 1922 में एक बंदा था जिसका नाम था महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने की। आगे आगे किसने की, 1900 लगभग 24 के आसपास, 24 नहीं 28 में, 1928 में की थी नेहरू जी ने, नेहरू समिति बनाई गई थी। जवाहरलाल नेहरू नहीं है, जवाहरलाल नेहरू के भाई है जिसका नाम है मोतीलाल नेहरू, उन्होंने है जो कि नेहरू समिति है वो बनाई थी। याद रखना 1995 में है बाल गंगाधर तिलक ने है सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की। 1922 में महात्मा गांधी ने की, किसके माध्यम से, इनका एक अखबार पत्र है जिसका नाम है यंग इंडिया, यंग इंडिया समाचार पत्र के माध्यम से इनकी डिमांड की। और आगे बात करें तो 1928 में नेहरू जी ने इस जो कि संविधान सभा की मांग की नेहरू समिति के माध्यम से। आगे हम देखें 1934 में एक जो कि बंदा था, उन्होंने है भारत की एकदम औपचारिक रूप से मांग की। अरे भाई लोगों ने कहा कि क्या कर रहे हो तुम, संविधान सभा की डिमांड कर रहे हो या ऐसे रीरा कर रहे हो तुम, क्यों भाई ऐसा हमने क्या कर दिया। पहले 95 में डिमांड की, फिर है जो कि 22 में की, कितने साल बीच में है 5-7 साल रुक गए, फिर वापस 28 में की। ये तो रीरा है भाई, संविधान सभा की मांग नहीं है। तो क्या करें, तो जस्ट आगे से आगे करते जाओ। 1934 में सबसे पहले है जो कि एमएन रॉय ने की, एमएन रॉय यानी कि मानवेंद्र नाथ रॉय ने सबसे पहले औपचारिक रूप से मांग की कि हाँ भाई हमें संविधान चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। ये बातें थोड़ी सी याद रखना, औपचारिक मांग की, औपचारिक रूप से मांग की, हो गया। एक्चुअली 1934 में आगे ही साल, जस्ट आगे वाले साल 1935 में कांग्रेस ने कहा, भाई एक पार्टी कांग्रेस ने कहा कि हमें है जो कि संविधान सभा चाहिए, यानी कि 1935 में अब रुके नहीं है, डायरेक्ट ही 1935 में कांग्रेस ने सर्वप्रथम है जो कि संविधान सभा की डिमांड की, कांग्रेस ने सर्वप्रथम संविधान सभा की डिमांड की, यानी कि कांग्रेस की पहली डिमांड है ये 1935 में की मांग। ये भी थोड़ी सी बातें ध्यान में रख लेना। आगे तो आगे आओ भाई, 1935 के बाद में आती है 1938। 1938 में है फिर से है जवाहरलाल नेहरू जी ने डिमांड की, जवाहरलाल नेहरू जी ने डिमांड की, ने मांग की, किसकी, संविधान सभा की। एक बार फिर से ये श्रृंखला देख लो, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की, 1922 में महात्मा गांधी ने की, यंग इंडिया के माध्यम से समाचार पत्र है, 1928 में है नेहरू जी ने की, 1934 में एमएन रॉय ने औपचारिक रूप से मांग की, 1935 में कांग्रेस ने सर्वप्रथम इस जो कि संविधान सभा की मांग की, 1938 में है जवाहरलाल नेहरू ने है जो कि मांग की। अब आता है 1940 को आता है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव ये क्या है भाई, ये लफंगा क्या आ गया बीच में। भारतीयों ने कितनी बार है संविधान सभा की मांग की, लेकिन आंसर अंग्रेजों का एक बार भी नहीं है। तो क्या करें, फिर अंग्रेजों ने है 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव भेजा कि हाँ भाई एक ऐसे मान लो कि
भारतीयों को सांत्वना दी, हाँ भाई तुम्हारी संविधान सभा का निर्माण है वो करेंगे। तो भाई ये थोड़ा सा अगस्त प्रस्ताव देखना, क्योंकि ये अंग्रेजों की पहली है जो कि उत्तर था, पहला आंसर था संविधान सभा के मामले में। अगस्त प्रस्ताव है अंग्रेजों का पहली बार संविधान सभा देने की जो कि ये इसने मांग की, तो फिर इन्होंने कहा कि हाँ संविधान सभा आपके लिए बनाएंगे, यानी कि अंग्रेजों की पहली बार है संविधान सभा के लिए, संविधान सभा के लिए सहमत हुए। ये बात भी थोड़ी सी याद रख लेना, सहमत हो गए। आगे चलो, 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, अंग्रेज जो कि पहली बार जो कि इसके लिए सहमत हुए। फिर आते हैं 1942 में, आगे देखिए, आगे देखो, एक बार फिर से देख लो। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने, 1922 में महात्मा गांधी जी ने, 1928 में नेहरू जी ने, 1934 में एम.एन. रॉय ने, 1935 में कांग्रेस ने सर्वप्रथम डिमांड की, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड की, 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, इसमें अंग्रेजों ने पहली बार है जो कि संविधान सभा के लिए सहमत हुए। अगस्त प्रस्ताव। अब हम देखते हैं इसके 2 साल बाद, कब, 1942 को। अब मैं जो कि इस टॉपिक से आपको पीवाईक्यू ये मिल जाएगी। अब आपको मैं आपको कल वाला मैंने आपको एक आंसर राइटिंग करने के लिए बोला था, आई होप आपने किया होगा। राज्य के मैंने कहा था कि राज्य के जितने भी मैंने जो कि बताए हैं टॉपिक्स बताए हैं कि राज्य के तत्व है, राज्य के समझौते, आई होप इन्होंने आपको लिख लिया होगा। आप लिखो तो टेलीग्राम पे सेंड कर दिया करो भाई, टेलीग्राम की लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पे सेंड कर दिया करो आप, ताकि आपके साथ साथ है जो कि मैं भी करती हूँ। ठीक है, ये हमारा जो कि 40 में हो गया। अगस्त प्रस्ताव 1942 में, 1942 में आया भाई क्रिप्स मिशन। ये क्या है, क्रिप्स मिशन। इसमें वही डिमांड की गई। एक तो जो कि नेहरू जी ने कहा कि हमें ऐसा संविधान चाहिए कि हम जो कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करें। प्रत्यक्ष रूप से चुनाव, इसका मतलब आपकी तो भारत की जनसंख्या देखी है क्या, महाराज जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा अंग्रेजों ने, आपकी इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या में हम जो कि चुनाव नहीं कर सकते, वो भी पहली बार। लोगों को तो पता ही नहीं होता कि चुनाव होता क्या है, और चुनाव के लिए भाई हर एक व्यक्ति का नाम जो कि जानना पड़ता है। अब नाम जाने तो भाई नाम आदमियों का तो फिर ही पता चल जाए, लेकिन लुगायों को कौन बताए। जब जो कि लुगायों से आदमी का पूछे तो वो शर्मा जाते कि भाई नहीं नहीं हम जो कि अपने पति का नाम नहीं बताएंगे, और जब जो कि पति से पत्नी का नाम पूछा जाए तो वैसे शर्मा जाते हैं। पहले के जमाने में ऐसा ही होता था, आजकल तो दिन में 10 बार नहीं सारे दिन ही लेते हैं। ये देखो भाई, यानी कि 1900 जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें प्रत्यक्ष रूप से चुनाव चाहिए, ये बात ध्यान रखना। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, तब कहा कि वे प्रत्यक्ष रूप से तो संभावित नहीं है, तो क्या करें, संसद के जो कि एमएलए के द्वारा ये आपके चुनाव कर दिए जाएंगे अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे कि मान लो संविधान सभा के निम्न सदन के सदस्य हैं, इनके द्वारा हम चुनाव करवाएंगे। एमएलए है, एमएलए जो कि 10 लाख की जनसंख्या पे एक एमएलए वो खड़ा होगा, वो चुनाव करेंगे, फिर वो संविधान सभा में जाएंगे। ये देखो भाई, यानी कि क्रिप्स मिशन ने क्या कहा कि इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव करवाए जाएंगे। अप्रत्यक्ष चुनाव जिसमें संविधान सभा के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा, संविधान सभा के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा, निम्न सदन के सदस्यों द्वारा ये चुनाव है जो कि करवाए जाएंगे। ये भी थोड़ा सा याद में रख लेना। हाँ भाई ठीक है, हो गया। हाँ भाई हो गया कि संविधान सभा के निम्न सदस्य, उनसे हम चुनाव वगैरह करवा लेंगे। प्रत्यक्ष तो नहीं हो पाए भाई, इतना बड़ा देश है एक्चुअली है। एक बार आप ऐसे ही कर लो, फिर हम जो कि प्रत्यक्ष रूप से कर देंगे। ठीक है भाई। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, 1945 में 1945 में आया भाई कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन इसमें जो कि 3 बंदे आए थे, कौन कौन से, कहां से, लंदन से आए थे। इसमें एक का नाम था पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस, ये जो कि इसका अध्यक्ष भी मान सकते हो आप, इसका
अध्यक्ष, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष तो पैट्रिक लॉरेंस था। इसमें और कौन कौन से, एक आया था भाई जो कि अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। एक और आया था भाई, पैट्रिक लॉरेंस है, एवी अलेक्जेंडर है, और एक आया था भाई, वो मेरे नाम दिमाग में नहीं है, वो आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। यानी कि क्रिप्स मिशन में 3 बंदे आए थे। एक का नाम जो कि एक का नाम था भाई रॉबर्ट, हाँ नहीं भाई, स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स। लो ये 3 बंदे थे जो कि लंदन से कैबिनेट मिशन आए थे। इनके अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। ये 3 बंदे कैबिनेट मिशन लेके आए थे। इसके बाद है जो कि संविधान सभा के चुनाव है वो करवाने पड़ेंगे, जो कि इतनी डिमांड आ गई, अब संविधान सभा के चुनाव है वो तो करवाने ही पड़ेंगे, ऑफ कोर्स सी बात है। चुनाव कब हुए, चुनाव हुए थे जो कि कैबिनेट मिशन आया था 1946 में आया था भारत में, 1946 में कैबिनेट मिशन आया था भारत में। इसके आसपास में चुनाव हो गए, जैसे कि अब अगर माने तो जुलाई अगस्त के आसपास, जुलाई अगस्त में है जो कि चुनाव हुए हमारे 1946 में, हमारे जो कि चुनाव है वो हो गए थे। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा चुनाव के बारे में देख लेते हैं। चुनाव करवाएं कैसे, कि भाई ये मैंने आपको लिखा, संविधान सभा के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा ये चुनाव है करवाए जाएंगे। ओब्वियसली बात है, निम्न सदन के सदस्य कहां से लेके आए, कि भाई कोई भी क्षेत्र मान लो उसमें 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि है वो चुना जाएगा। ठीक है भाई, कर लेंगे हम तो। चलो देखिए आगे आ जाओ। अब जितनी जितनी संविधान सभा की डिमांड थी ये हमने देख ली, संविधान सभा की जितनी जितनी डिमांड थी ये हमने देख ली। अब भाई 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि है वो चुना जाएगा, एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, तो भाई कितने जो कि प्रतिनिधि लिए जाए, तो टोटल प्रतिनिधि हैं वो लगभग है इतने थे, यानी कि लगभग है 69 के लगभग ये आपके प्रतिनिधि चुने जाएंगे। अब इसको बांटे तो ऑफकोर्स भाई बांटे, एक तो आते थे जो कि निर्वाचित होके, एक तो मान लो प्रांत से आते थे, ब्रिटिश इंडिया से आते थे, ऐसे मान लो प्रांत से आते थे, अलग अलग प्रांत से, वो जो कि राजाएं आते थे, राजा रियासतों से, कितने आए 93 आए, वहां पे कितने बचे प्रांतों से 296 टोटल हो गए। नहीं भाई यहाँ पे जो कि 89 है, ये हमारे थे, 2 भागों में बांटनी। प्रांत से वो 296, राजा रजवाड़ों की सीटें थी वो, यानी कि रियासतों से वो 93 आए। वो कैसे है, वो मनोनीत होके आए, ये कैसे, ये निर्वाचित होके आए थे। अब इसमें भी हम देखें, इसको भी हम 2 भागों में बांटेंगे। एक तो बांटेंगे उच्चायुक्त प्रांत, उच्चायुक्त प्रांत ये क्या मामला होता है, ये वही मामला होता है कि उच्चायुक्त प्रांत, ध्यान से सुनो, जैसे कि मान लो अब हमारे वर्तमान में है यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसी प्रकार उच्चायुक्त प्रांत होते हैं। भारत में कितने हैं, 4 थे उसमें, कौन कौन से, एक था दिल्ली, एक था कुर्ग, अजमेर मेरवाड़ा, एक था भाई हमारे दिल्ली है, कुर्ग है, ये कर्नाटक में पड़ता है, और ये अजमेर मेरवाड़ा ये राजस्थान में पड़ता है, एक है बलूचिस्तान। आप चाहो तो इसको एबीसीडी के नाम से याद रख सकते हो, एक से कुर्ग, बी से जो कि बलूचिस्तान, सी से है दिल्ली और डी से अजमेर मेरवाड़ा, ऐसे भी याद रख सकते हो, कैसे भी याद रख लो, बस आपको याद आना चाहिए। 1996 थे 4 है जो कि यहाँ पे चले गए, बचे कितने पीछे 200 292 बचे। अब इसको भी थोड़ा सा हम बांट देते हैं, ये भाई धीरे फिर है जो कि अलग अलग धर्मों से संबंधित हो गए। अब हम देखते हैं कि मुस्लिमों के टोटल है वो कितने थे। सबसे पहले हम देखें मुस्लिम के, मुस्लिम के देखें तो टोटल थे कितने थे, वो थे भाई 78 थे वो मुस्लिम सीटें थी। सिखों की देखें तो सिखों की थी 4, सिखों की 4 थी। बचे कितने हिंदू यानी कि सामान्य लोगों की सीटें कितनी थी, तो वो भाई थी 210 के आसपास, 210 के आसपास थी। सामान्य लोगों की सीटें थी जिसमें से हम मान सकते हैं कि एक तो हिंदू थे,
एक जैन थे, ईसाई थे। ये सारे के सारे सामान्य में आ जाते हैं, तीनों की तीनों हैं इन 210 में शामिल हो गए। दो भागों में बांटा, 300 टोटल है। 10 लाख की जनसंख्या पर कितने हैं जन जो कि सदस्य है संविधान सभा के निर्वाचित हुए, कितने जो कि जिसका नाम है 379 है वो सदस्य निर्वाचित हुए। इनको दो भागों में बांटा, एक तो मनोनीत होके आए, ये भाई चुने गए थे, निर्वाचित नहीं होके आए, चुने गए थे। कहां से? 10 लाख की जनसंख्या पे प्रत्येक एक व्यक्ति। प्रांत से 296, राजा से 93। 296 को हमने दो भागों में बांट दिया। एक तो भाई 292, एक तो 296, 292 क्योंकि चार है उच्चायुक्त प्रांत से गए। 292 को हमने चार भागों में बांट दिया। मुस्लिम की 78 सीटें थी, सिखों की 4 थी, सामान्य लोगों की है, हिंदू जैन ईसाई इनकी सारों की है 210 सीटें थी। अब हम देखते हैं इन सीटों में भी कांग्रेस की कितनी गई। कांग्रेस की है जो कि यहाँ पे जो कि 4 सीटें गई, बची कितनी यहाँ पे 4 सीटें गई। तो यहाँ पे हमारे पास बची लगभग है जो कि 73 के आसपास, 74 की 73 आसपास हमें बची। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3 सीटें, यहाँ पे टोटल है वो कितनी सीटें बची, यहाँ पे ऐसे ही 3 4 यहाँ पे बच गई। ऐसे मान के चलो कि टोटल है हमारे पास कितनी रही, टोटल है हमारे पास कितनी रही, मुस्लिमों की तो रही भाई जो कि 73 है टोटल कांग्रेस की रही। सिखों की आ गई 3। सामान्य की देखें तो 199, ये सारी की सारी है कांग्रेस की। फिर से देखो कि जो कि 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि चुना गया, उसमें से कितने आए 379 है वो आए थे। इसको दो भागों में बांटा, एक तो मनोनीत आके, एक है जो कि निर्वाचित होके वो प्रांत से, मनोनीत होके वो राजा आए थे यानी रियासतों से। प्रांत को हमने दो भागों में बांटा, 296, एक तो आए थे भाई जैसे कि मान लो कोई भी ऐसे मान लो अलग अलग प्रांत से, एक आए थे उच्चायुक्त प्रांत से यानी कि मान लो यूटी से 4 आए, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान। राजा से आए भाई रियासतों से 93 आए थे। अगर हम इसकी बात करें 292 मुस्लिमों की थी, 78 सिखों की 4, सामान्य की 210 थी। अगर हम इसमें भी है जो कि कांग्रेस की देखें तो कांग्रेस की 73 सीटें थी और सिखों की 3 सीटें थी और यहाँ पे सामान्य की 199 सीटें थी। तो भाई अंग्रेजों ने, मुस्लिम ने सोचा हमारी 389 में 73 सीटें आई हैं, इसका मतलब पहली बार ही विरोध हो गया, शोषण हो रहा है तो आगे तो शोषण होता ही रहेगा। तो भाई इन्होंने इसी वक्त कह दिया कि हमें है, हमारा देश है वो अलग चाहिए। एक बात और देखो, इसमें चुनाव में किस किसने भाग लिया, एक तो जो कि महात्मा गांधी ने और एक थे मोहम्मद अली जिन्ना ने, दोनों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने और महात्मा गांधी ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, संविधान सभा में भाग है वो नहीं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था जो कि नारायण सिंह, इन्होंने है जो कि इस्तीफा दे दिया था। नारायण जी ने या नारायण सिंह कुछ लिख दो, इन्होंने है इस्तीफा दे दिया। ये भी थोड़ी सी बात है वो याद रखिएगा, ठीक है। और हम आगे देखें तो, और हम आगे देखते हैं कि भाई इसकी है बैठकें है वो कितनी हुई। संविधान सभा की टोटल है जो कि 11-12 बैठकें हुई थी। सब हमें नहीं पढ़नी है, कुछ इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ लेते हैं। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लो। 389 है, प्रांत से 296, राजा से 93 है, 300 जो कि 96 है, 4 उच्चायुक्त प्रांत से गई, यहाँ पे 292 है, इतनी मुस्लिम की 78, सिखों की 4, सामान्य की 210। इसमें जो कि मुस्लिम से कांग्रेस की तरफ गई 73 सीटें और सिखों से 3 सीटें और जो कि सामान्य से 199 सीटें कांग्रेस की तरफ चली गई। मोहम्मद अली जिन्ना व महात्मा गांधी ने जो कि चुनाव में भाग नहीं लिया। नारायण सिंह ने अपना इस्तीफा ही दे दिया था। आगे देखो भाई, हाँ ये हो गया हमारा। एक बंदा और था जिन्होंने इस्तीफा दिया था, जिसका नाम था भाई तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू, इन्होंने भी जो कि पहले ही इस्तीफा दे दिया। अगर हम इसका नाम देखें तो भाई इसका नाम है जय नारायण। जय नारायण है, उन्होंने है जय नारायण, इन्होंने और जो कि तेज बहादुर सप्रू ने, दोनों ने है संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया। ये दो बातें याद रखना, मोहम्मद अली जिन्ना ने, महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया, जय नारायण ने और जो कि तेज बहादुर सप्रू ने इस्तीफा दे दिया था।
थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं भाई बैठकें हैं वो कितनी कितनी हुई। संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें तो पहली बैठक हुई थी भाई 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ पे पहली बैठक हुई, कहां पे हुई है? दिल्ली में। ठीक है भाई, दिल्ली में। तो इसमें भाई जो कि इसके अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष की बात करें, इसका मतलब अध्यक्ष थे भाई अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो वो है सचिदानंद सिन्हा। सिन्हा, ये थोड़ी सी बातें ध्यान में रख लेना। दूसरी बैठक होती है कब? 11 दिसंबर 1946 को। इसमें है जो कि अध्यक्ष है वो कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं भाई जो कि सचिदानंद सिन्हा है, उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष। ये भी इसके अध्यक्ष की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो जो कि अध्यक्ष है। इसके मतलब कि संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार ये थे भाई जो कि BN राव, BN राव। तीसरी बैठक होती है जो कि इसके 2 दिन बाद में 13 दिसंबर 1946 को। ये कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को पहली बैठक याद दो। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में पहली बैठक हुई संविधान सभा की। कब हुई? जिसमें 9 दिसंबर 1946 के। इसके जो कि अध्यक्ष थे वो कौन थे? ऐसे मान लो कि अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा थे। उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष कौन थे भाई? उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी, HC मुखर्जी। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 में, ये भी दिल्ली में सेंट्रल हॉल में 11 बजे, सुबह 11 बजे। अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। संवैधानिक सलाहकार क्यों थे? क्योंकि इन्होंने लगभग है जो कि 1-2 देशों के संविधान है वो बनाए थे, जैसे कि वर्धा का, म्यांमार का संविधान है इन्होंने तैयार किया था। 13 दिसंबर 1946 को इसमें है जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। उद्देश्य, ये लफंगा बीच में कौन सा आ गया? उद्देश्य प्रस्ताव। ऐसे मान लो कि संविधान सभा के शॉर्ट नोट्स मान लो, ऐसे मान लो कि संविधान सभा का बेस जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। किसके सामने? अंग्रेजों के सामने। उद्देश्य प्रस्ताव वापस कब आया? 22 जनवरी 1947 को, 1947 को। अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव में ऐसी कौन कौन सी बातें थी जो कि उद्देश्य प्रस्ताव में और जो कि वर्तमान में हमारे संविधान में भी। ये थोड़ी सी बात है, आप याद रख लेना कि जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे सचिदानंद सिन्हा, उपाध्यक्ष HC मुखर्जी। 11 दिसंबर 1946 की इसके पहले में जो कि दूसरी में मीटिंग हुई, अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, संवैधानिक सलाहकार BN राव। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने जो कि उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। उद्देश्य प्रस्ताव आया कब? 22 जनवरी 1947 को। ये कुछ बातें, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। आज का एक और होमवर्क है, जैसे कि मान के बताऊं कि चुनाव के बारे में एक विस्तृत सा लेख लिख लेना, एक जो कि निबंध चुनाव का, एक जो कि हमने संविधान सभा देखी तो संविधान सभा में जितना पढ़ा है उसको एक बार लिख के देखना, आंसर राइटिंग करना उसकी। और जो कि आप है जो कि फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आप अगर जो कि सिविल सर्विस का या जो RPSC के द्वारा लिए गए कोई भी एग्जाम है जैसे कि RS है, SI है, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प रहेगा। और जो कि यहाँ पे प्री वाले ये तो हम यहीं पे कर लेंगे, कल है मैं आपको इससे संबंधित प्री वाले कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगी। और मैं आपको जो कि आंसर राइटिंग के लिए टेलीग्राम पे हमारा एकदम सही प्लेटफॉर्म है, उस पर हम देखेंगे, आंसर राइटिंग में साथ साथ में सीख लेंगे। तो आपने जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर लो और जो कि फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिससे है जो कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलो भाई, आज की क्लास है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में कल में पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद।